गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जरा देखें कि कल हमने आपको एक बेसिक बात बताई थी 73rd अमेंडमेंट की। अब उसके इम्पैक्ट आप देखिए कैसे इसके प्रभाव पड़े, तो इसकी विशेषता तो हो। ऐसा जरा देखिए 73rd अमेंडमेंट का प्रभाव कैसे पड़ा। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट। अब 73rd अमेंडमेंट एक्ट के प्रभाव को देखेंगे। पहला क्या है, दैट इज अ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। पहला क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये 73rd अमेंडमेंट का इम्पैक्ट आया। और आप जानते हो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है बच्चों, देखो हमारे यहाँ संघीय शासन है, संविधान का शासन है, संघीय शासन है, संसदीय शासन है। लेकिन संघीय शासन संसदीय शासन में हमारे यहाँ 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सेंट्रलाइजेशन है। और आप देखोगे केवल संघ सरकार शक्तियाँ बनाए, राज्य बनाए, ये भी सेंट्रलाइजेशन है। तो हमें क्या करने की जरूरत है, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी हम कैसे लॉ बनाए कि गाँव से भी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है अब गाँव को, ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत को यानी विलेज पंचायत को कितने सब्जेक्ट दे दिए गए, 29। नाउ विलेज पंचायत दे आर गिवन द 29 सब्जेक्ट्स। अब विलेज पंचायत को 29 सब्जेक्ट दिए गए, बहुत बड़ी बात है ये। गांव पंचायत को 29 सब्जेक्ट दिए गए, तो यही डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है। इसका मतलब है जब से पंचायती राज आया तब से लगभग 30 लाख लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। अब अगर सारे सांसदों विधायकों की संख्या गिन लोगे, लेस देन 5000। हमारे यहाँ 5000 से कम लोग, 5000 से कम लोग 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बार ऐसा कैसे हुआ कि ग्राम पंचायतों ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया, यानी सहभागिता बढ़ी, प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी, 20 से 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला। और आप याद रखो, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में पीपल्स पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसे कहा भी जाता है, इसलिए स्थानीय स्वशासन का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्योंकि अब गांव के विकास के लिए स्वाभाविक रूप में, गांव के विकास के लिए गांव के ही लोग आगे बढ़ेंगे, गांव के विकास के लिए गांव के लोग आगे प्रयास करेंगे। तो अब स्वाभाविक रूप में लग्गी से घास काटने की कोशिश नहीं होगी। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और आप जानते हो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक विकेंद्रीकरण भी किया गया। कैसे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। देखो दोस्तों, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन होगा। लेकिन जहां एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हो वहां पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन वैसे जरूरी नहीं है। 73rd अमेंडमेंट ने कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन किया, क्योंकि कैसे अब देखोगे, अब गांव के अधिकारी बन गए ग्राम सचिव, बीडीओ, डीपीआरओ। अब गांव के विकास के लिए अलग से प्रशासनिक ढांचा बन गया। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पॉलिटिकल सेटअप के लिए काम करता है। आप याद रखो, कई बार हम प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कर सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब क्या हुआ, देखो कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। पहले डीएम साहब ही पूरे गांव को देखते थे, अब क्या हो गया, गांव के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनेगी। अब गांव के नियोजन के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जनपद नियोजन समिति बनेगी, डीपीसी बनेगी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी अब। और जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव लोग होंगे, अधिकारी होंगे, गांव के लोग होंगे, पंचायत के लोग होंगे, ये मिलकर गांव के विकास की रूपरेखा तय करेंगे। इसी के बाद क्या हो गया, जनपद, डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर।
जनपद पंचायती राज अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। तो जनपद पंचायती राज अधिकारी डीपीआरओ ये भी आ गया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन है। और आप देखो दोस्तों, और उसके नीचे देखो, उसके बाद क्या हुआ। अब हमने क्या किया, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भी किया। भाई 73rd अमेंडमेंट से एक राज्य वित्त आयोग की बात आई, 73rd अमेंडमेंट से एक राज्य निर्वाचन आयोग आया, यानी 73rd अमेंडमेंट राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन आया और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी आया। अब क्या हो गया कि हमने क्या किया, एक व्यक्ति विकेंद्रीकरण किया। क्योंकि जरा सोच के देखो, गांव को 29 विषय दे दिया जाए, पैसा न दिया जाए, गांव को 29 विषय से दिया जाए, प्रशासन पर कोई नियंत्रण न दिया जाए, प्लानिंग पर नियंत्रण न दिया जाए, तो कहा भी जाता है बिना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के तो कोई बात बनती नहीं। इसलिए अब क्या हो गया, वित्तीय विकेंद्रीकरण भी किया गया, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, याद रखने की बात है बच्चों। और जो पंचायती राज आएगा तो महिला सशक्तिकरण होगा ही। इन सब का परिणाम क्या होगा, विमेंस एम्पावरमेंट, गाँव का विकास, गाँव का विकास होगा, सोशल जस्टिस होगी। यानी कि जरा सोच के, गाँव का विकास होगा, पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति जनजाति, सभी के लिए विकास का आधार बनेगा। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि ये क्या होगा, दैट इज हेल्पफुल इन द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। ये वित्तीय विकेंद्रीकरण का भी आधार बनेगा। दैट बिकम द बेस ऑफ अ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। और ये वित्तीय विकेंद्रीकरण का आधार कैसे बनेगा, आप देखोगे कि किस तरीके से वित्तीय विकेंद्रीकरण का आधार बनेगा ये, कि अब गांव को भाई राज्य वित्त आयोग बन गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब आप देखोगे हमारे यहाँ वित्त आयोग पहले से था, राज्य वित्त आयोग पंचायती राज के लिए बना। बात ध्यान रखने की है, स्टेट फाइनेंस कमीशन अ पार्ट ऑफ पंचायती राज, 73rd अमेंडमेंट। अब जब स्टेट फाइनेंस कमीशन बन गया, तब जरा सोच के देखो, अब क्या होगा, पंचायतों को पैसे मिलेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन काम लगभग फाइनेंस कमीशन जैसे ही है, थोड़े काम अलग अलग है। लेकिन आप पूछोगे कि राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, कार्यकाल कौन होगा, तो बच्चों ये सब राज्य विधानसभाएं करेंगी। दैट विल बी इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। वो सब राज्य विधानसभा करेगी। इसका मतलब ये आप याद रखो, पंचायती राज का निर्माण इसलिए नहीं हुआ है कि पंचायत के माध्यम से सरकार को पैसा ज़्यादा मिलेगा, ये पर्पज़ नहीं है। पंचायती राज का निर्माण इसलिए हुआ है कि पंचायत के माध्यम से आम लोग पैसा खर्च करेंगे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए। और यही तो डेमोक्रेसी है बच्चों। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात क्या है, वेल पीपुल्स आर एम्पावर्ड। भाई देखो, सड़कें बन जाए जरूर नहीं, हाईवे बन जाए जरूर नहीं है, हाईवे जनता ने बनवाया, अपनी सुविधा के हिसाब से बनवाया। तो ये डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी बात होती है कि वेरी वेरी एम्पावरिंग पीपल। तो चाइना में हो सकता है बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो, लेकिन आप देखोगे पीपल्स एम्पावर नहीं है। और पंचायती राज ने क्या कर दिया, हमारे ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना कर दी। यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब है ऐसा लोकतंत्र जो गांव में चल रहा है, ग्रास रूट। जमीनी, कहा नहीं तो बड़े जमीनी आदमी है, बड़े हवा हवाई नहीं, जमीनी आदमी। ये जमीनी लोकतंत्र है, जहाँ पंचायतों के द्वारा लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। क्योंकि गांव के लोग ही तो बताएंगे कि उनकी नाली कहाँ बने, सड़क कहाँ बने, उनके कुएं तालाब कहाँ बनेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में। और उसके बाद फिर देखो राज्य वित्त आयोग बना। अब पंचायतों को पैसा कहाँ कहाँ से मिलेगा, पंचायतों को पैसा कहाँ से मिलेगा, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से। यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से। अब पंचायतों को कैसा पैसा कहाँ से मिलेगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से, सीसीएस, आयुष्मान योजना, मनरेगा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यानी सीधे संघ सरकार पंचायतों के लिए आजकल पैसा देती है। संघ सरकार पंचायतों के लिए पैसा देती है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से पैसा मिलेगा। वो स्टेट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये बात सच है, तो पैसा पूरे राज्य के थ्रू ही जाता है। लेकिन दूसरा पैसा कहाँ मिलेगा, जो राज्य कर का हिस्सा है,
राज्यों के करों में पंचायतों का हिस्सा होगा। द शेयर ऑफ टैक्सेस, द शेयर ऑफ स्टेट टैक्सेस। और राज्य को जो होंगे उसमें भी मिलेगा। और यही काम तो राज्य वित्त आयोग करता है कि पंचायत राज्य के टैक्स में पंचायतों को कितना पैसा मिले, ये बाकायदा वित्त आयोग करेगा काम, राज्य वित्त आयोग करेगा। तो राज्यों के करों में से और कितना शेयर मिले स्टेट को, यहाँ भी पैसा मिलेगा। और पंचायतों का अपना वित्त, पंचायत अपना जो पैसा वसूल सके, देयर ओन फाइनेंस रिसोर्सेज ऑफ पंचायत, मतलब ये जिसका ओन रिसोर्स। और समस्या ये है कि पंचायत के पास रिसोर्स बड़े कम है। पंचायत के टैक्सेशन के बड़े बेस है नहीं, और पंचायत कहाँ कहाँ टैक्स लगाएगी ये बात तो करता है, तय करता है, ये बात तय करेगा, ये राज्य सरकार ही शक्ति देती है। तो ये, और अब कहा भी जाता है भाई आज प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है। आज प्राइवेटाइजेशन के ज़माने में सचो पंचायतों को और पैसा दिया जाना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाता है और पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से पैसा लाया जाए। अभी आपने देखा सुधा मूर्ति जैसे लोग इन्फोसिस के ये चैरिटी में काम करती है। तो पंचायतों के विकास के लिए ग्राम प्रधान प्राइवेट सेक्टर से पैसा ले सकता है। भाई प्राइवेट सेक्टर वाले अपने एडवर्टीजमेंट लगा दे, ये नहीं ज़रा सोच के तो गाँव के स्कूल ख़राब है, उसमें हम तमाम लोगों की सहायता ले सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो स्वाभाविक रूप में पंचायतों की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी होनी चाहिए, उतनी अच्छी स्थिति है नहीं, और पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि पंचायतों क्या करना पड़ता है, पैसे के हिसाब से प्लान बनाना पड़ता है, प्लान के हिसाब से पैसा नहीं मिलता। लेकिन आप ये कहोगे बच्चों कि अभी अभी भी जो पैसा अभी मिलता है उसी में प्रधान पैसा खा जाता है, अभी व्यवहारिक समस्या है। लेकिन ये याद रखो, धीरे धीरे जैसे आप जैसे पढ़े लिखे लोग समाज में आओगे, आने वाले समय में लोग राइट इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा जानेंगे, तो डेमोक्रेसी के बारे में हमेशा ऑप्टिमिस्ट होते हैं। वी कैन हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का चेंज ऐसे ही होता है। खामियाँ होती है दोस्तों, किसमें खामी नहीं होती, धीरे धीरे चीज़ पॉजिटिवली आगे बढ़ेगी। तो ये पंचायती राज के फीचर्स है। और इसमें जो और बड़ा चेंज आया, यदि अभी जैसे आप देखोगे उत्तराखंड में क्या हुआ था, उत्तराखंड में जहाँ पंचायत थे, अब पंचायत के स्कूल थे, उस पंचायत के स्कूल के आसपास वहाँ पे रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर सर्विस थी। रुद्रप्रयाग में वहाँ पे दर्शन कराने के लिए हेलीकॉप्टर जाते थे। तो क्या होता था कि पंचायत जो उसके नीचे थे, अब उन बच्चों को आवाज़ नहीं आती थी पढ़ने के लिए। तो पंचायत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट किया कि जितनी हेली कंपनी हैं जो यहाँ उत्तराखंड के यात्रियों को ले जा रही हैं, उनसे कहा जाए कि हमारे स्कूल को साउंड प्रूफ कर दे। ऐसा साउंड प्रूफ कर दिया, खास बात है। तो मतलब है, मान लो कि MDH का तड़का अंग अंग फड़का, MDH मसाले हैं। अब हमने कह दिया भाई MDH, प्रधान जी ने कहा कि MDH के मसाले के लो, स्कूल की दीवार पर अपना एडवर्टीजमेंट लगा लो, उसके बहाने स्कूल में थोड़ी स्मार्ट बोर्ड लगा दो। ये जरा सोच के देखो, गांव, और दोस्तों हर गांव का अपना ग्राम सचिवालय होगा। अभी तो मैं गांव में जाके दंग रह गया, वहाँ बाकायदा गांव का पहली बार मैंने सचिवालय देखा, और वहाँ बाकायदा लिखा था वेलकम टू दिस सचिवालय। तो अब भाई राज्य के पास सचिवालय था ही, तो ग्राम के सचिवालय में बैठा कौन था, ग्राम का प्रधान। और जो ग्राम का प्रधान था वो बीटेक था। आने वाले समय में ऐसे लोग भी ग्राम प्रधान के रूप में आएंगे। अब समझ लो, इसका मतलब है कि भारत के भविष्य को आप अच्छा मान सकते हो। तो पंचायती राज में वित्तीय समस्याएं हैं, अभी इसको चेंज होगा, क्योंकि हमारे सांसदों को 5 करोड़ रुपए साल मिलता है, वो सारा पैसा पंचायतों को दिया जाना चाहिए। NGO का पैसा पंचायतों को दिया जाए, क्योंकि अभी सांसदों का पैसा DM के थ्रू खर्च होता है, और कहा जाता है वो पंचायतों को दिया जाए। तो वित्तीय शक्ति बढ़ाने के लिए तमाम उपाय हो रहे हैं। और 13th फाइनेंस कमीशन के बाद, 13th फाइनेंस कमीशन के बाद तो ये भी कहा गया कि कुछ जो पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं उनको और अच्छा पैसा दिया जाए। जैसे केरल, केरल ने क्या किया है, राज्य के बजट के निश्चित हिस्सा पंचायतों को दे दिया है। आज बड़ा अच्छा काम कर रही हैं पंचायतें। यानी पंचायतों का कार्यकाल भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जहाँ लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े जागरूक हैं, वहाँ पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने केवल ग्राम प्रधान को निर्वाचित कर दिया, उसके बाद हमसे मतलब नहीं रहा, तो पंचायतें कैसे अच्छा काम करेंगी। अरे जब मालिक ही सुस्त पड़ा हुआ है, तो फिर तो नौकर घोटाला करेगा ही करेगा। तो
नौकर का मतलब है भाई प्रशासनिक ढांचा, लोकतंत्र में मालिक तो जनता है। लेकिन 73rd ने एक और बात बदला, आप देखोगे 73rd अमेंडमेंट में इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि पंचायती राज नहीं है तो गुड गवर्नेंस का एलिमेंट है, क्योंकि जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जहाँ लोगों का एम्पावरमेंट होगा, जहाँ महिला सशक्तिकरण होगा, तो बात आगे बढ़ेगी। अब क्या हुआ देखो बच्चों, कि जब हम पंचायती राज की बात को कहते हैं, हमारे संविधान में 5वां अनुसूची है, 5th शेड्यूल है। आपको याद होगा 6th शेड्यूल के बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन 5th शेड्यूल अभी मैंने आपको नहीं बताया था। तो जो 5th शेड्यूल की बात है उसमें संविधान में प्रावधान किया गया है, एक जनजाति सलाहकार परिषद होगी। तो 5th शेड्यूल याद रखिए, 5th शेड्यूल में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। आप कहोगे सर ये पंचायती राज से कैसे जुड़ा हुआ है, तो भी आपको बताते हैं। यह अनुसूचित क्षेत्र है 5th शेड्यूल में, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। याद रखा ट्राइबल एरिया नहीं है, 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरिया है, आपको याद होगा संघवाद में मैंने 6th शेड्यूल आपको बता दिया था। 5th शेड्यूल में क्या शेड्यूल्ड एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब है जहाँ जनजातियों की आबादी ज़्यादा है। जिस क्षेत्र में जनजातियों की आबादी ज़्यादा है, अब वो जनपद भी हो सकता है, एक ब्लॉक हो सकता है, उसको प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, शेड्यूल्ड एरिया के रूप में घोषित कर सकता है। वेरेवर पॉपुलेशन ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब इज मोर। तो आप जानते हो 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में नहीं है। 5वीं अनुसूची कहाँ होगी, झारखंड में होगी, छत्तीसगढ़ में होगी, उत्तराखंड में होगी, जहाँ जहाँ जनजातियों की आबादी है। अब हमारे यहाँ जब 5th शेड्यूल की बात की गई, तो आप जानते हो कि राज्य में विधानसभा ही है। लेकिन 5th शेड्यूल में क्या किया गया था, एक होगी जनजाति सलाहकार परिषद, शेड्यूल ट्राइब काउंसिल। एक होगी जनजाति सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी, जनजाति सलाहकार परिषद। अब याद रखना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 सदस्य होंगे और वो 20 मेंबर विधायक होंगे। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के 20 सदस्य होंगे जो विधायकों से मिलकर बनेगी। अब आप जानते हो कि इसका मतलब जो उस राज्य के विधायक होंगे वही ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में होंगे। और ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि अब किसी भी राज्य में जनजातियों की संख्या 20% है, 25% है मैक्सिमम, मेजॉरिटी में तो है नहीं। इसका मतलब कभी भी जनजाति समुदाय के विधायक मेजॉरिटी में नहीं हो सकते। तो जब वो मेजॉरिटी में नहीं होंगे तो विधायक हो सकता है जो कानून बना दे, विधानसभा जो कानून बना दे वो उनके परंपरागत नियमों के खिलाफ चली जाए, जल जंगल जमीन, क्योंकि उनका ज़मीन बचाना। बच्चों, जनजातीय समुदाय के लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं उसका मालिकाना हक उनके पास नहीं है, उनकी परंपराएं अलग हैं, प्रथाएं अलग हैं। तो विधानसभा कुछ भी कानून बना दे तो कम से कम उनकी परंपराओं, प्रथाओं, इन सबको ध्यान में रखे। इसलिए प्रावधान किया गया ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। कम से कम विधानसभा कोई कानून बनाते समय ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से कंसल्ट कर लेगी, खासतौर पर जमीन के मामले में, परंपराओं के मामले में, प्रथाओं के मामले में जो शेड्यूल ट्राइब की इंटरेस्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब की इंटरेस्ट है, तो ऐसा प्रावधान कर दिया गया। लेकिन बाद में ऐसा महसूस किया गया कि भैया शेड्यूल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल विधायकों से मिलकर बनेगी और विधायक रह रहे हैं रांची में, विधायक रह रहे हैं हिमाचल शिमला में, और आम जनता तो गाँव में रह रही है। इसलिए बच्चों हमारे यहाँ क्या हुआ, जब पंचायती राज शुरू शुरू में आया, ये कह दिया गया पंचायती राज शेड्यूल्ड एरिया में लागू नहीं होगा। अब क्यों लागू नहीं होगा, क्योंकि हमने सोचा था कि पंचायती राज शेड्यूल एरिया में लागू होगा, पंचायती राज शेड्यूल एरिया में लागू होगा तो जनजातीय अधिकार प्रभावित होंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि 96 में हमने क्या किया, संसद ने कानून बना दिया पेशा, पंचायती एक्सटेंशन। पंचायती एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट।
यानी अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार का अधिनियम। पंचायती एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार का अधिनियम अभी आ गया, पेशा 96 में आ गया। अब किसने क्या किया कि पंचायती राज को अनुसूचित क्षेत्रों में भी लगा दिया, और जिससे जनजातियों की आबादी, जनजातियों के अधिकार और बढ़ गए। अब उसके लिए क्या किया गया कि पंचायत की संरचना में चेंज किया गया। अब यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत कैसी होगी, यानी यहाँ की पंचायत में थोड़ा सा चेंज किया गया, क्योंकि पंचायत का मतलब है यहाँ जो मूल शक्ति दी गई ग्राम सभा को। ग्राम सभा बिकेम द प्राइमरी यूनिट ऑफ पंचायत इन शेड्यूल्ड एरियाज। ग्राम सभा यानी विलेज सभा, विलेज काउंसिल। ग्राम सभा में शक्तियां दे देगी, तो अब ग्राम सभा को शक्तियां दे देगी पंचायतों में। और उसके बाद क्या हुआ कि ग्राम सभा सबसे मूल इकाई होगी, यानी खंड पंचायत नहीं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत नहीं, ग्राम सभा। और ग्राम सभा का हेड कौन होगा, जनजाति समुदाय का, जिसे आप प्रधान कहते हो, सरपंच कह लो, मुखिया कह लो, बात एक ही है। प्रधान कहो, सरपंच कहो, मुखिया हो, वो क्या होगा, he or she will be coming from tribal community। वो जनजातीय समुदाय से आएगा। तो हेड कौन होगा, प्रधान कौन होगा, वो ट्राइबल कम्युनिटी से आएगा। और पंचायतों में आधी सीटें, यानी तीनों स्तर पर, ग्राम पे भी, खंड पे भी, जनपद पे भी, आधी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व होंगी। हाफ ऑफ द सीट, पंचायतों की सभी स्तर की आधी सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व होंगी। half of the seat of a panchayat at every level will be reserved for the community of scheduled tribe। इसलिए पंचायतों के आकार को बदला गया, जिससे पंचायतों के द्वारा जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा हो सके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आया, इसलिए अब हम पंचायतों को हमने शेड्यूल्ड एरिया में भी अप्लाई कर दिया, जो पहले नहीं था। उसके बाद देखोगे बच्चों, और इस पेशा में पंचायतों को नया काम क्या दिया गया, अब क्या हो गया, बिना ग्राम सभा की परमिशन से, ग्राम सभा को स्पेशल रोल दिया गया है, बिना ग्राम सभा की परमिशन से जनजातियों की जमीन कोई नहीं ले सकता। जरा सोच के देखो, क्या संघ सरकार, क्या राज्य सरकार, उसके बड़ी से कि उससे बड़ी क्या बन गई ग्राम सभा। इतना बड़ा पंचायत ने चेंज किया, क्योंकि अब देखोगे 90s के बाद। और दोस्तों पैसा क्यों लाना पड़ा, 96 उदारीकरण, भूमंडलीकरण। उदारीकरण भूमंडलीकरण में क्या हुआ, सारी निजी कंपनियां निवेश के लिए स्थान हो रही थी, और इन लोगों ने निवेश के लिए प्राथमिकता किसको दी, जंगली इलाके को, जहाँ विकास नहीं था, जहाँ लोग नहीं थे। अब इन्होंने जहाँ निवेश किया वहाँ जनजातियों के हित प्रभावित हो गए। इसीलिए कहा जाए, और आप याद रखना, हमारे यहाँ माओवाद की समस्या उन्हीं क्षेत्र में ज़्यादा ही जो जनजाति प्रधान थे। और सच मानो पंचायती राज ने एक झटके में माओवाद की समस्या भी हल कर दी। इसलिए अगर भारत में माओवाद खत्म हो रहा है, कि मैं सोचना कि बीएसएफ हमने लगा दिया है, केवल बीएसएफ के लगाने से, केवल पुलिस के लगाने से माओवाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि हमने बाकायदा पंचायतों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है, तो माओवाद समाप्त हुआ। इसलिए आप देखोगे इनको क्या अधिकार दिए गए, पंचायतों को पावर्स क्या दिए गए, पावर्स क्या दिए गए, यानी इनके जमीन, एक लैंड एक्वायरमेंट, बिना पंचायतों, बिना ग्राम सभा के परमिशन के नो बडी कैन एक्वायर द लैंड। जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। तो जरा सोचो, ग्राम सभा की परमिशन होगी तब जमीन का अधिग्रहण होगा, खंड पंचायत नहीं, जनपद पंचायत नहीं, ग्राम सभा। उसके बाद
ये क्या हो गए, नशीली पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित किया जाएगा, यानी जो इंटॉक्सिकेटेड नशीली पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित की जाएगी। द सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स विल ऑल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड। उसके बाद क्या होगा, साहूकारी व्यवस्था को नियंत्रित किया जाएगा। मनी लेंडिंग विल ऑल्सो पुट अंडर कंट्रोल। मनी लेंडिंग को भी कंट्रोल किया जाएगा और आपको ये भी दिला दें, बाकायदे और जनजातीय परंपराओं का भी सम्मान किया जाएगा। इतने अधिकार अब ग्राम सभा को मिल गए। यानी आप जब देखते हो जनजातीय समुदाय के साथ क्या समस्या है, कई बार लोग शराब वराब पिला करके जमीन ले लेते हैं, अब नहीं ले पाएंगे। इसे दोस्तों बाद में तो पार्लियामेंट ने 2008 में फॉरेस्ट डवेलर्स एक्ट बना दिया। अब तो जनजातीय समुदाय जिस ज़मीन पे रहता है उसको आप ले नहीं सकते, भले उनके नाम से हो ना हो, क्योंकि भाई जनजातीय समुदाय के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इतने होशियार नहीं थे। और हुआ क्या, देखो अभी कभी झारखंड में चले जाओ, रांची में, जहाँ रांची शहर बसा है, सारी ज़मीन जनजातियों की थी, लेकिन वो जनजातीय समुदाय का व्यक्ति ईंट के भट्टे पे काम कर रहा है, बाकी सब लोगों ने उसकी ज़मीन हड़प ली। इसलिए इसको बचाने के लिए 2008 में फॉरेस्ट डवेलर्स एक्ट आया। तो पंचायती राज ने एक रेवोल्यूशन पैदा कर दिया, केवल विमेंस एम्पावरमेंट में नहीं, विमेंस एम्पावरमेंट में, क्योंकि बहुत बड़ा, देखो दोस्तों पहले जब चेंज होता है माइंडसेट चेंज होता है, पहले तो आइडियाज़ आते हैं समाज में। तो पंचायती राज ने सोशल इक्वलिटी पैदा की थी, जेंडर एम्पावरमेंट किया। इस मामले में पंचायती राज का बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, पंचायती राज का बड़ा महत्व है। तो ये पंचायती राज कंट्रीब्यूशन है। अब कुछ इसमें फैक्ट आपको बता दें, कुछ फैक्ट आपको बता दें जो पीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट का महत्व है। उसके बाद थोड़ा 74th भी आपको बता दें। 73rd और 74th में 90% चीज़ें एक जैसी हैं, थोड़ा सा ही फ़र्क है, लेकिन कुछ आपको फैक्ट में बता दूं। जैसे कि आप संविधान पे आओगे, कुछ फैक्ट, ये सब तो बेसिक बातें हैं कि कार्यकाल 5 साल का होगा, ये सब जहाँ पे आपको चीज़ें याद करने की आवश्यकता है बच्चों। तो आप ये देखते हो कि पंचायतों में खंड और जनपद के स्तर पर विधायकों को शामिल किया जा सकता है, सांसदों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये तय कौन करेगा, राज्य की विधानसभा। और याद रखना, रिजर्वेशन रिजर्वेशन जो महिलाओं का होगा, उसमें कुछ बेसिक फैक्ट भी आपको बता दें। रिजर्वेशन जो महिलाओं का होगा वो तीनों लेवल पर 33% होगा, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं का रिजर्वेशन जो अध्यक्ष के स्तर पर होगा, उसका निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा। तो इसलिए अब देखो, इसलिए कई बार कहा जाता है कि पंचायत के एक अनिवार्य प्रावधान होते हैं और एक स्वैच्छिक प्रावधान होते हैं। समथिंग इज अ वॉलेंट्री एंड समथिंग इज अ कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब 73rd में दिया गया है, वॉलेंट्री का मतलब है जिसे विधानमंडल बना सकता है। कुछ फैक्ट आपको आप याद भी दिला दें, क्योंकि इसमें सब पंचायती आयोग की बात की गई है। आर्टिकल 243G बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें पंचायतों को 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं, जो 11वीं अनुसूची में है। और आप याद रखना, पंचायतों का काम क्या है, बहुत ध्यान सुनने की बात है बच्चों। पंचायतों का काम लॉ मेकिंग नहीं है, पंचायतों का काम है सामाजिक आर्थिक योजनाओं का निर्माण। लॉ मेकिंग वाला काम तो विधानसभा और संसद को है, इसीलिए पंचायत लॉ मेकिंग नहीं करती। पंचायत के पास पुलिस वाला काम नहीं है, लॉ मेकिंग वाला काम है। और ये राज्य पंचायत आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, इसके काम दिए गए हैं। और आप देखोगे पंचायत में सोशल ऑडिटिंग की बात भी की गई है, पंचायत में सोशल ऑडिटिंग की बात की गई। इसका मतलब भी बता देंगे आपको, सामाजिक अंकेक्षण। उसके साथ बस एक दो फैक्ट आपको याद दिला दें पंचायत में, ये देखो 243M में लिखा गया कहाँ कहाँ पंचायत राज लागू नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ पंचायत राज लागू नहीं होगा, क्यों? नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में, और मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में, और कोई भी जनपद परिषदों में जहाँ छठी अनुसूची है। भाई इन राज्यों में मेघालय मिजोरम में तो छठी अनुसूची है,
नागालैंड में 371 में ए में स्पेशल प्रोविज़न है, तो वहाँ पहले स्वायत्तता दी जा चुकी है। वहाँ पहले जनपद स्वायत्त परिषदें बन चुकी है, अगर आपको याद होगा छठी अनुसूची में बता रखा था, इसलिए इनको एक्सेप्शन किया गया है। लेकिन अगर, और दूसरी बात क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल अप्लाई टू द दार्जिलिंग में, जो दार्जिलिंग में पर्वतीय क्षेत्र है उसमें भी ये अप्लाई नहीं होगा, जहाँ दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय क्षेत्र है। दार्जिलिंग वहाँ भी छठी अनुसूची का दर्जा दे दिया गया, जैसे लद्दाख के लोग अभी मांग रहे हैं, लद्दाख के लोग भी छठी अनुसूची की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं होगा, ये बात ध्यान से देखने की है। ये सब फैक्ट है कि कहाँ लागू नहीं होगा। लेकिन अगर इनकी विधानसभाएं एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें, नागालैंड की, मिजोरम की, लागू भी हो सकता है। तो विधानसभा को अधिकार दिया गया है कि इन क्षेत्रों में पंचायती राज को लागू कर दिया जाए। तो ये बात इंटरेस्टिंग है। और आप जानते हो कि चुनाव तो कहीं भी, चुनाव कहीं एक बार ख़त्म शुरू हो जाते हैं, उस चुनाव को न्यायपालिका में जांच नहीं हो सकती जब तक कि चुनाव ख़त्म ना हो जाए। तो मान लो पंचायत के चुनाव पर कोई विवाद हो जाए, तो बाकायदा क्या कहा जाएगा कि पंचायत बाकायदा ये राज्य विधानमंडल तय करेगा कौन से कानून से कौन सा विवाद न्यायपालिका में जाएगा। और चाहे आप देखोगे संसद का, विधानसभा का चुनाव हो, याद रखना बेसिक फैक्ट, एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए तब उसमें न्यायालय किसी प्रकार की जांच नहीं करेगा। चुनाव खत्म हो जाए, नहीं तो हर मामला चुनाव लोग होने नहीं देंगे। जैसे हाईवे को रोक देते हैं या चुनाव नहीं होने देंगे, तो कुछ बातें लॉजिकल है कि पंचायत के लिए भी है, विधानसभा के लिए है, लोकसभा के लिए है। आप पूछोगे, लेकिन याद रखना विधानसभा और लोकसभा के लिए अलग इलेक्टोरल लिस्ट होती है, निर्वाचक नामावली अलग होती है, पंचायत के लिए अलग। कई बार कहा गया है कि एक ही निर्वाचक नामावली बना लो, दो दो क्यों बनाते हो, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ अभी अलग अलग ऐसा है। और आप देखोगे पंचायत में, फिर पंचायत में क्या प्रावधान है, एक है अनिवार्य प्रावधान, एक है पंचायत की अनिवार्य कंपल्सरी प्रोविजंस। तो कभी कभी आप संविधान में फैक्ट के लिए आप देख सकते हो, अनिवार्य प्रावधान संविधान में केवल फैक्ट होते हैं, विश्लेषण आपको करना पड़ता है, तो हम उसका विश्लेषण लगाते हैं। अब देखो अनिवार्य प्रावधान का मतलब है जो संविधान में दिए गए हैं, विच इज मेंशन इन 73rd अमेंडमेंट, जो 73वें संविधान संशोधन में उल्लिखित है, वो अनिवार्य प्रावधान है। अनिवार्य प्रावधान क्या है, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत, 3 टियर पंचायत। याद रखना बच्चों, ये जो 3 टियर पंचायत है, इनके आपस में संबंध कैसे हैं, ऑर्गेनिक, जैसे हाथों पैर के बीच में है। तो ये 3 टियर पंचायत ये बाकायदा अनिवार्य प्रावधान है, यानी आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, बस जिनकी आबादी 20 लाख से कम है उनको 3 स्तर अपनाना जरूरी नहीं है। फिर देखोगे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्वेशन, SC ST के लिए आरक्षण, अनिवार्य प्रावधान है। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, रिजर्वेशन फॉर द विमेंस, महिलाओं के लिए आरक्षण, ये अनिवार्य प्रावधान है। इसका मतलब, अनिवार्य प्रावधान का मतलब जिसे राज्य विधानमंडल को देना ही पड़ेगा, राज्य विधानमंडल विधि बना के इसे समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन पंचायती राज के दूसरे प्रावधान कौन से हैं, जहां राज्य विधानमंडल पंचायतों को सौंपता है, जहां लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जहां लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट डिसाइड करता है कौन से अधिकार दिए जाए पंचायतों को। जैसे आप देखोगे 29 सब्जेक्ट, जो 29 विषय है, जो आर्टिकल 243G में दिए गए हैं, ये 29 सब्जेक्ट्स दिया जाए न दिया जाए ये तय करेगा राज्य विधानमंडल। और पिछड़े वर्गों का आरक्षण, ये क्या है, ये सब वॉलंटरी प्रोविजंस, स्वैच्छिक प्रावधान। वॉलंटरी प्रोविजंस, ठीक है, स्वैच्छिक प्रावधान। इसका मतलब जो विधानमंडल पंचायतों को देगा, पंचायत मांग नहीं सकते उसको। ये स्वैच्छिक प्रावधान है 29 विषय। स्वैच्छिक प्रावधान क्या है,
पिछड़े वर्गों का आरक्षण, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, पिछड़े वर्गों का आरक्षण, या इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने मेंबर होंगे, कितनी उनके पास, उनके हटाए कैसे जाएगा, ये सब कौन तय करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो बातें विधानमंडल तय करेगा वो कौन होगा, वॉलंटरी। और दूसरी बात, पंचायत, पंचायत गुड गवर्नेंस का टूल है, पंचायत इज अ टूल ऑफ गुड गवर्नेंस। पंचायत क्या है, गुड गवर्नेंस का टूल है, ये सुशासन का यंत्र है। कैसे बच्चों, देखो गुड गवर्नेंस, आप गवर्नेंस से पढ़ोगे, हम फिर आपको बताते हैं कि हमारा काम पॉलिटी पढ़ाना है, गवर्नेंस आपको अलग से बता दिया जाएगा। तो पंचायती राज सच मानो गुड गवर्नेंस ला रहा है, कैसे, पंचायती राज क्या करता है, गुड गवर्नेंस के फीचर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। पंचायती राज में क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और पंचायती राज में क्या हो रहा है, देखो बच्चों, एक डिसेंट्रलाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, क्यों, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन लागू होगा, आप ग्राम प्रधान से पूछ सकते हो, और इसीलिए स्कूल में लिखा होता है किस दिन छोले भटूरे बनेगा, किस दिन राजमा चावल बनेगा, ये सब पंचायती राज ने कर दिया है, राइट इन्फॉर्मेशन कर दिया। और राइट इन्फॉर्मेशन आया ही इसी पंचायती राज से, क्योंकि मध्य प्रदेश में या राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन पंचायतों से मांग कर रहा था कि भैया जो आप करते हो दिखाओ तो हमें, ये पंचायत से रिक्वेस्ट करते थे कि आप जो भी काम करते हो हमें बताओ, क्योंकि पैसा तो हमारा है, टैक्स पेयर का पैसा है, इसलिए पारदर्शिता होगी। फिर उसके बाद पंचायत क्या करेंगे, सोशल, सामाजिक अंकेक्षण होता है, दरअसल पंचायत में ये 73rd अमेंडमेंट में लिखा गया है, सोशल ऑडिटिंग। बच्चों देखो, ऑडिटिंग का काम मूलतः सीएजी करता है। देखो अकाउंटिंग ऑडिटिंग में फ़र्क है। अब अकाउंटिंग का मतलब है, एक होता है अकाउंटिंग यानी पूरे खर्च को जोड़ देना, तो मान लो कि आपको महीने में घर वालों ने 15,000 रुपये दिए खर्च करने के लिए, अकाउंटिंग हो गई, कपड़े में कितना खर्च किया, खाने में कितना खर्च किया, ये सब अकाउंटिंग है। लेकिन ऑडिटिंग का मतलब क्या है, खर्च कितने सही तरीके से किया, गलत तरीके से किया। अब मान लो कि ऑडिटिंग का विषय क्या होता है, आपने आइसक्रीम खाई और आपने डायरी में लिख दिया कि 200 रुपये की आइसक्रीम खाई, तो ये 20 रुपये खा लेते, ये ऑडिटिंग का मामला है। याद रखना, अरे भाई छात्र जीवन में यार बापू का पैसा है, इतना दिल क्यों कैसे खर्च कर रहे हो, थोड़ा कंट्रोल कर लो। 200 रुपये का आइसक्रीम तब खाना जब खुद कमाना। आप कहोगे सर खुद कमाने में कहाँ समय मिलेगा, जितना बापू खाए जाओ। तो देखो यही बात होती है, ऑडिटिंग का मतलब होता है जितना पैसा लिया ना सही खर्च किया कि नहीं खर्च किया, और कहाँ खर्च किया। बाकायदा ऑडिटिंग कब होगी, जब बाकायदा पंचायत के अधिकारी रहेंगे, ग्राम प्रधान रहेगा, और पूरे पंचायत के लोगों को बुलाया जाए, ग्राम सभा की बैठक होगी। आप कहोगे सर ये ग्राम सभा की बैठक मैंने कभी देखा ही नहीं। अब बच्चों यही प्रॉब्लम है। अच्छा आप पूछोगे कि सर ग्राम सभा की बैठक कितने बार होती है, इस 73rd में नहीं लिखा गया है। ये सारा डिटर्मिनेशन कौन करता है, राज्य विधानमंडल। तो राजस्थान में अलग होगा, एमपी में अलग होगा, गुजरात में अलग होगा, वो 73rd में तो लिखा नहीं गया है, और हम 28 राज्य का पढ़ नहीं सकते। तो मूल बातें हम वो पढ़ते हैं, संविधान में लिखा गया है। सोशल ऑडिटिंग का मतलब है गांव के आम जनता बैठेगी और वो देखेगी कितना पैसा मिला, कितना कहाँ बना। और जो कि हमारे गांव में क्या है बच्चों, तालाब खुद गया है कागज में, तालाब में पानी है ही नहीं, सही में तालाब खुदा ही नहीं, ये ऑडिटिंग का विषय है। जैसे आपने क्या कह दिया कि हमने, सर ने बताया किताब खरीद ली और किताब का पैसा देके फिल्म देख लिया, ऑडिटिंग का विषय है। या कई बार यहाँ का पैसा वहाँ खत्म कर दिया, इसी कहते हैं सामाजिक अंकेक्षण, यानी पैसा के हिसाब किताब लिया जाएगा, पैसा सही रूप में खर्च करना पड़ेगा। ये सब गुड गवर्नेंस से तो है बच्चों। और गुड गवर्नेंस में क्या है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एंड
विमेंस एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण, ये सब पंचायती राज ही तो आगे बढ़ा रहा है। इवन पंचायती राज इज एम्पावरिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट, it becomes a tool for giving social justice and women's empowerment. It become a tool for social justice and women's empowerment. आप देखोगे ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। पंचायती राज गुड गवर्नेंस का पार्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन। और गुड गवर्नेंस दो पार्ट होते हैं, देखो याद रखना बच्चा। भाई ठीक है, रेलगाड़ी में बैठना ये तो पर्पस थोड़ी है, कहीं जाना पर्पस है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग बन गया, राज्य वित्त आयोग बन गया, ये पंचायती राज के इंस्ट्रूमेंट है। जैसे किताब कापी खरीदना आपका जीवन का पर्पस थोड़ी है, तो प्रिपरेशन का बात है, मूल पर्पस का एग्जाम पास करना है। इसीलिए हुआ क्या, जब पंचायती राज आया उसने क्या किया, सामाजिक न्याय किया, सोशल एम्पावरमेंट किया। तो सामाजिक न्याय है क्या बच्चों, सोशल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो गांव की ज़मीन पट्टा होगी पिछड़े वर्गों के लिए भी, अब तालाब, याद रखना तालाब का पट्टा होगा पिछड़े वर्गों के लिए, मछली पालन जो करेगा। अब तो सच मानो इतना बड़ा चेंज आ रहा है गाँव के कारण। लेकिन आप कहोगे क्या बच्चों, खामियां नहीं खामियां हैं, जो खामियां तो हैं। अगर हम 73rd अमेंडमेंट में खामियां बताएं, विशेषता तो उन्हें बड़ी बड़ी बता दी, खामियां बता दे, उन खामियों को ठीक कर लो तो अच्छी बात हो जाएगी। और आप ये भी पूछोगे सर 73rd अमेंडमेंट क्या राज्य से इंडिपेंडेंट हो सकता है, क्या नहीं? ये बच्चों राज्य के साथ तो मिलकर ही काम करेगा। तो ऐसा नहीं 73rd अमेंडमेंट राज्य के साथ खिलाफ है, राज्य के खिलाफ नहीं है। और राज्य का कंट्रोल तो होता ही है भाई, टेक्निकल और टेक्निकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल। जैसे संघ राज्य के बीच कोऑपरेशन होता है, वैसे पंचायत और राज्य के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए, तो विद पंचायत आगे बढ़ेगा। अब आपका कई बार होता नहीं, जानबूझ के जो राज्य के नेता हैं वो पंचायतों को हरेस करते हैं। पंचायतों खामियां देखो बच्चों, 73rd की खामियां। और याद रखना, जब भी आंसर आप लिखोगे खामियों को छोटा बताओगे, खामी बड़ी नहीं है, बड़ी क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो खामियों को आप छोटे रूप में लिखोगे। तो व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ 73rd अमेंडमेंट, खामियां क्या है? याद रखना बच्चों, पंचायत के ड्रॉबैक क्या है, पंचायत के ड्रॉबैक है क्या, ये खामियां क्या है? तो सीधी सी बात है दोस्तों, कहा जाता है फंक्शन यानी प्रकार। प्रकार का मतलब है राज्य आज भी इन्हें 29 विषय देने को तैयार नहीं है। इवन स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट ट्रांसफरिंग पंचायत टू अब दैट 29 सब्जेक्ट। भाई कई केरल ने दे दिया है, आज भी कई राज्य हैं कुंडली मार के बैठे हुए हैं कि पंचायत को उसका हिस्सा दे दो यार। 243G में लिखा गया 29 सब्जेक्ट आप दोगे, तो पंचायत लॉ मेकिंग तो है नहीं। अरे भाई सामाजिक आर्थिक योजनाएं बना रही है, दे दो विषय। पहली समस्या ये है। दूसरा, पैसे की समस्या है, फाइनेंस। वित्तीय समस्या है। और फाइनेंस की समस्या क्यों है बच्चों? देखो पंचायत के पास जितना पैसा मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए सांसद विकास निधि का पैसा पंचायतों को दे दो, एनजीओ का पैसा पंचायतों द्वारा खर्च होना चाहिए, तभी तो उसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया जाए। क्योंकि बच्चों देखो अब दुनिया में उदारीकरण हो रहा है, भूमंडलीकरण हो रहा है। तो सरकार के पास ना पैसा हो तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा लाओ। कैसे? मान लो आप गाँव का कोई बिजनेसमैन है, आपके गाँव का बिजनेसमैन कोई मुंबई में रहता है, तो उससे कह दो कि भैया देखो यार मेरे स्कूल में, ग्राम प्रधान कह सकता है कि अरे हमारे स्कूल में कुछ तो काम करवा दो, हाँ तुम्हारा नाम लिखवा देंगे, तुम्हारे होर्डिंग लगवा देंगे कि इन्होंने ऐसा स्कूल बनवाया, और उस गांव का आदमी भी वो स्कूल में पढ़ा हो। बच्चों गुजरात का एक बिजनेसमैन है, मैं नाम सुना होगा, जो हीरे का व्यापारी है। उसने क्या किया, गांव, पूरे गांव के लोगों को सोलर लाइट लगवा दिया। यही तो प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन हमारे यहाँ तो गांव में इतने झगड़े होते हैं कि मामला ही नहीं बन पाता। गुजराती भाई इस मामले में बड़े होशियार है।
एक गुजरात का ऐसा गांव है जहाँ पे सारे अमेरिका रहते हैं, कनाडा, वहाँ से पैसा ला ला के गांव को बिल्कुल चमचम कर दिया है। तो दोस्तों अगर विल पावर हो तो गांव तो बन ही सकता है। नहीं तो हमारे गांव में क्या होता है, ज़मीन ही कब्जा करने में लोग लगे हुए हैं। 1 इंच उनकी ज़मीन ले लें, 1 इंच उनकी। अंपायर बनाने में उनकी चिंता नहीं। हम आगे इसलिए बच्चों गाँव की सब झगड़े में इन्वॉल्व मत होना कि पता चला कटहल के पेड़ के पीछे जान दिए पड़े हो। क्योंकि गांव के लोगों को लगता है कि वही कटहल का पेड़ उनकी ज़िंदगी के, उस कटहल के पेड़ को कब्जा करना है। ये मोटो जीवन का बन गया है। कमाल की बात है, अरे पूरा अंपायर बनाने की बात है। जामनगर जैसा रिफाइनरी बना लो, कटहल के पेड़ के पीछे पड़े हो। ये हमारे यहाँ बड़े चेंज, माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। ये बड़ा टारगेट है बच्चों। जीवन दुनिया बहुत बड़ी है, गांव से निकलो तब तो देखोगे। इसे कहा भी जाता है जो बच्चा गांव से निकल गया समझ लो आधी जंग तो उसे जीत ली। तो गांव में रहोगे तो बेचारी छोटा रहेगा। कोई भैंस के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई कटहल के पेड़ के चक्कर में पड़ा हुआ है। उनको न कोई कंपनी बनाना है, ना आगे विकास करना है, ना आगे बढ़ना है, ना दूसरे को बढ़ने देना है। वो टांग खींचते रहते हैं केकड़े की तरह। से हमारे बच्चे आगे बढ़ो, उद्यमी बनो, अधिकारी बनो। दुनिया में कितना कुछ पड़ा हुआ है। इसीलिए वित्तीय समस्या है। तीसरी समस्या क्या है? फंक्शनरी, पदाधिकारी। अब दोस्तों पंचायत की आज भी एक समस्या है। पंचायत को गवर्न करने वाले आईएएस हैं और पीसीएस अधिकारी हैं। और आपने देखा ग्राम सचिव भी है, बीडीओ भी है, डीपीआरओ है, सब स्टेट के अधिकारी हैं। अब सवाल है कि मान लो अगर वो पंचायत के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो अब ग्राम प्रधान के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता, उनका ट्रांसफर कर सकता है। भाई अधिकारी ट्रांसफर से डरते हैं, अधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई से डरते हैं। तो जब उनके खिलाफ कुछ किया ही नहीं जा पाएगा फिर तो अपने आप में फिर तो वो दबंग ही है समझो। इसे कहा जाता है कि भाई कुछ अधिकारियों पर उनका नियंत्रण तो दो, जैसे केरला ने किया है। केरल में क्या है, ग्राम प्रधान भी लिख सकता है कि भाई ये अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ग्राम प्रधान भी लिख सकता है कि अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहा है। इसे अधिकारी मंत्रियों से डरते हैं कि मंत्री उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और पंचायत के बेचारे ग्राम प्रधान क्या करेगा? ग्राम प्रधान की बात तो ग्राम सचिव भी नहीं सुनता। और उसके बाद फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी का मतलब है सूचना संचार। फंक्शनलिटी का मतलब है सूचना क्रांति का प्रयोग किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। यानी सूचना तकनीक का ज़्यादा प्रयोग किया जाए, डिजिटल वर्ल्ड का प्रयोग किया जाए। सूचना तकनीक का प्रयोग किया जाए, डिजिटल वर्ल्ड का प्रयोग ज़्यादा किया जाए। कैसे? क्योंकि बच्चों जब आप याद रखो, जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी ये सोचो यार आज तो हम कैसे गांव को, कैसे पंचायतों को अच्छा बना सकते हैं। अब सवाल है कि हर गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम एस कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे गाँवों के साथ एक साथ जोड़ सकते हैं। ऐसा तो आजकल हो ही सकता है, ठीक है डीएम हर जगह नहीं पहुंच सकता, इन गाँव से लोगों को जुड़ कर बता दे भाई ये योजना है। गाँव के लोग ग्राम सभा में जाएँ, बैठ के हों, ग्राम सभा की बैठक हो, सीधा उसको जोड़ दिया अधिकारी के साथ, डीपीआरओ के साथ। क्योंकि आज के दौर में फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो सकता, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया बड़ी छोटी कर दी है। जरा सोचो एजिस के कारण, खान सर के कारण कितने लोग, कितने टीचर लोग गांव गांव के दूर दराज क्षेत्र में पहुंच गए। नहीं कभी हमने कल्पना की थी कि दिल्ली से क्लास चलेगी और पता चला कि दौलताबाद का बच्चा बैठ के पढ़ रहा है। ये तो रेवोल्यूशन है बच्चों। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग भाई पंचायतों में भी किया जा सकता है। आजकल तो उच्चतम न्यायालय भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है, उसकी कार्यवाही को लोग देख रहे हैं। तो पंचायतों की कार्यवाही भी देखी जा सकती है दोस्तों। ये सब तरीके की खामियां हैं, उसी को खामी पलट दो, पंचायत राज अच्छा हो जाएगा। और करप्शन के लिए भी एक लोकपाल बना दिया जाए कि जो अब समस्या है कि पंचायतों में जो भ्रष्टाचार होता है। अब देखो बच्चों समस्या और भी हो सकती है, पंचायतों की बैठक नहीं होती, ग्राम सभा की बैठक नहीं होती, पति प्रधान होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो केवल मूल बातों को लिखते हैं। याद रखना हर बात हम लिख नहीं पाएंगे।
इसलिए हम हमेशा जब पढ़ते हैं तो ये बात ध्यान में रखेंगे, क्या प्राथमिक है क्या द्वितीयक है। प्राथमिक चीज़ें लिख पाओगे। कई बार जब हम पढ़ते पढ़ते सीख जाते हैं भाई ये सेकेंडरी है ये प्राइमरी है, पढ़ते समय ऐसा लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, नहीं। इसलिए अब हम सीख जाते हैं क्या हम लिख सकते हैं, मोस्ट प्राइमरी चीज़ उठा लेंगे, उसे वो लिख देंगे, बाकी कमियां तो और आप कर सकते हो। और हमेशा कमियों के साथ उसकी अच्छाइयाँ बताओ। कमियाँ भाई पंचायती राज मारा हमने कमियाँ ज़्यादा है, लेकिन अच्छाइयाँ उससे भी ज़्यादा है। पहली बार दोस्तों गाँव का मौका तो मिला विकास का, और अभी तो आप देखोगे गाँव में पैसा बिल्कुल पटा पड़ा हुआ है, लगातार संघ सरकार उसको पैसा बढ़ा रही है। क्योंकि आने वाले समय दोस्तों गाँव हम कैसा बनाना चाहते हैं, गांधी जी का सपना। यानी यकीन मानो पंचायती राज केवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, हम गांधी का पंचायत गांव कैसा बनाना चाहते थे, गांधी का सपना जैसा। हर गांव में स्कूल होगा, हर गांव में हॉस्पिटल होगा, हर गांव में इंटरनेट होगा, सड़कें पक्की होगी, और लघु उद्योग कुटीर उद्योग एक ऐसा गांव दोस्तों। इसीलिए पंचायती राज का विजन ये नहीं है कुछ शक्तियां गांव को दे दो, नहीं नहीं, ये नहीं केवल प्रशासनिक टूल नहीं है बच्चों, केवल पॉलिटिकल टूल नहीं है। चुनाव करवाना ये पंचायती राज का पर्पज थोड़े है, तो बहाना है। हमारा पर्पज क्या है, एक ऐसा गांव बनाना, जैसे मैंने गुजरात में एग्जाम्पल बताया बच्चों, एक ऐसा गांव हम बनाना चाहते हैं जहाँ पे एक शिक्षा भी हो, जब हेल्थ सेंटर हो, वहाँ पे स्कूल भी अच्छे से चले, अच्छा स्कूल हो, अच्छी बिल्डिंग हो, और गांव के लोग फिर मिलकर एक उत्सव जैसा जीवन जिए। ऐसा गांधी का सपना था। इसलिए गांधी का सपना था, इसलिए कहा भी जाता है पंचायती राज केवल पॉलिटिकल टूल नहीं है, एक राजनीतिक उपकरण नहीं है कि 5 साल में चुनाव करा लिया, इलेक्शन कमीशन बना लिया और पंचायत काम खत्म हो गया। नहीं बच्चों, एक नया भारत बनेगा जहाँ नीचे शक्तियाँ ऊपर बढ़ेंगी और गांव में रहने पर अच्छा लगेगा। इसीलिए अब देखो भाई गांव के आदमी शहर में भागे आ रहे हैं। गांधी का विजन कितना बड़ा था। आज की डेट में क्या हुआ कि हर गांव का आदमी कहाँ भागा जा रहा है, शहर, रिक्शा चलाने। फिर भाई इसको कुछ लघु उद्योग कुटीर उद्योग, आज भी सरकार किस बात पे बल दे रही है, एमएसएमईस, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसे दोस्तों पंचायती राज में कुछ खामियां हैं, इसको दूर करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। और भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। अभी समस्या क्या, भ्रष्टाचार की जांच करने की कोई बढ़िया एजेंसी है नहीं, इसलिए लोकपाल एक बने इससे, और पंचायत राज मजबूत हो। अब बच्चे सवाल पूछ सकते हैं। और ग्राम से अच्छे यूथ निकलकर ग्रोथ कर रहे हैं, हाँ इससे सही बात है बच्चों। सर क्वेश्चन आवर यस। सर कितनी क्लास और होगा, अरे मेरे बच्चे अब तो क्लास खत्म होने वाली है, अब क्या आप इसी हफ्ते खत्म क्लास। इसी बच्चे में साहूकारी व्यवस्था क्या है, अरे गांव में जो साहूकार लोग होते हैं पैसा लेके ब्याज पे पैसा देते हैं, वही साहूकारी व्यवस्था है मेरे बच्चों। 29 विषय, इतना डेवलपमेंट गाँव का शहर बन जाए देगा। यस सौरभ, यही तो हम चाहते हैं, गांव शहर को पीछे छोड़ दे। इसी बच्चे नियोजन क्या है, प्लानिंग करना, बच्चे से तुम लोग प्लानिंग करते हो कि साइंस डे कितने दिन में खत्म कर लेंगे, हिस्ट्री इतने दिन में खत्म कर लेंगे, यही तो प्लानिंग है। अच्छा नितिन, अब लास्ट डे हम सब आंसर भी लिखना बताएंगे भाई, क्वेश्चन भी सब डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो भाई, 1-2 दिन में लास्ट में यही सब काम करेंगे। एक दो और भी क्लास बड़ी ज़्यादा लेनी पड़े। पंचायत ज़्यादा शक्तिशाली है, अधिकारी राधिका ने, मेरे बच्चों देखो, देखो लोकतंत्र में हमेशा लोग ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, अधिकारी तो उनको सेवा के लिए है। तो सिलम पूछे डीपीसी क्या है, जनपद नियोजन समिति, और डीपीसी के बारे में अभी और आपको बता देंगे 74th अमेंडमेंट में आएंगे, क्योंकि याद रखना हमें सब इसके बाद 74th भी पढ़ना है। डीपीसी के बाद 74th अमेंडमेंट में है। किसी बच्चे ने सीसीए क्या है, सीसीए क्या है मेरे बच्चे, सी डबल, अरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करण, संविधान संशोधन अधिनियम है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, सी डबल ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यस। प्रधान के पास कितना पैसा आता है, ये पैसा पता करें सर। अरे राधा, अभी तुम अच्छे से पढ़ो, फिर प्रधान के पास पैसा पता हो जाएगा, पहले अच्छे से पढ़ो। बच्चे किसी अंकित ने पूछा 29 विषय में क्या, अरे बच्चे अंकित 29 विषय में क्या होगा, अरे कृषि है, मछली पालन है, तालाब है, सिंचाई है, प्रकाश है, ये सब 29 विषय में है जो 11वीं सूची में लिखे गए हैं। अमन ने पूछा सामाजिक, सामाजिक नहीं बेटे, सामाजिक होता है। सामाजिक अंकेक्षण का मतलब है गांव के लोग मिलकर ये देखेंगे कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ। क्या ऊपर लिखा है सुमित ने, देखिए
सर क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पा रहे हैं मेरा क्या, अब कोई बात नहीं सुमित, अभी मैं लास्ट में सब क्वेश्चन आप लिखे रहना, मैं बताऊंगा। सर लोकपाल ब्लॉक एम होना चाहिए, ब्लॉक एम होना चाहिए मतलब मेरे बच्चे। किसी का मुखिया कैसे हटा, सोनिया ने पूछा, लगता है सोनिया मुखिया से बहुत दुखी है। अरे मेरे बच्चे, तुम्हारे सोनिया किस तुम राज्य में हो, उस राज्य का अधिनियम अलग है, 73rd में ऐसा प्रावधान नहीं है। रिगार्डिंग पैसा एक्ट दिस मच नॉलेज इज इफ, हाँ प्रियंसी, अरे ओ माय गॉड, पैसा इज मोर देन इनफ, बिकॉज वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट पैसा, मतलब पंचायती राज की पूरी जानकारी, बिकॉज पैसा लिखते समय भी विमेंस एम्पावरमेंट, देन सोशल डेवलपमेंट, इसी में इतनी बात तो लिख पाओगे तुम। या किसी बच्चा नागरिकता, अरे हम बता, किसी फिर वही पंचायत कौन भंग करता है, ये मेरे बच्चे राजीव, जो तुम्हारा स्टेट है उस स्टेट में एक्ट है, उसी वही बताएगा हु कैन डिसॉल्व पंचायत। सुमित तान्या लिख लेता है, व्हाट इज रोल ऑफ पटेल इन विलेज, पटेल का क्या मतलब होता है यार, पंचायत चुनाव के लिए क्या लिखा है, आयु सीमा भी होती है, हाँ दिव्या, आयु सीमा होती है 21 ईयर्स, वोट देने के लिए 18, और पंचायत में चुनाव में 21 ईयर्स। सर जी जो फंड है वो पंच के खाते में आता है, अधिकारी खाते में, दोनों का ज्वाइंट अकाउंट होता है, दोनों का, ग्राम प्रधान का और ग्राम सचिव का ज्वाइंट अकाउंट होता है। सर डीपीसी और डीपीआरओ क्या है, संदीप देखो डीपीसी आगे बता देंगे भाई 74th में, डीपीआरओ डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर है। अमन ने पूछा पंचायती राज के सभी अनुच्छेदों को एक बार, अरे अमन देखो अगर अनुच्छेद के चक्कर में पड़ोगे तो बिला वजह कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अनुच्छेद बहुत टिपिकल तरीके से लिखा गया, अनुच्छेद के सारे मर्म मैंने आपको बता दिए, अब एक बार तुम देख लेना, जहाँ प्रॉब्लम हुई फिर बता दूंगा, क्योंकि अनुच्छेद के हिसाब से वैसे एग्जामिनर सवाल पूछता नहीं, तो उसके मर्म है मैंने बता दिया आपको, और कुछ अनुच्छेद आपको देखना चाहिए, हमने कहा कि अनुच्छेद आप अब एक बार समझने के बाद अनुच्छेद देखोगे, बड़ी सरल बात आपको लगेगी। अब 73rd अधिनियम कब लागू हुआ था इसके, तो अरे मेरे दोस्तों 70, शेफाली ने पूछा है, अभी तो कल बता दिया था 92 में लागू हुआ था 73rd अमेंडमेंट, प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव। प्रधान को कार्यालय के दौरान ये अपराध पर जेल हो सकती है, हाँ बिल्कुल जेल हो सकती है। अरे मेरे बच्चों, अपराध पे तो सांसद विधायक नहीं बचता, अपराध पे प्रधान कैसे बचेगा, इसीलिए थोड़ा लॉजिक भी लगा लिया करो मेरे बच्चों। सर जी क्या लिखा, म्यूनिसिपलिटी, हाँ म्यूनिसिपलिटी, बट कल प्रशांत, कल 74th अमेंडमेंट कल बताऊंगा मैं आपको। 74 सिटीजनशिप एक्ट सर बता, हाँ मैं बता दूंगा, चिंता खुशबू मैं बता दूंगा। 243L, अरे मेरे अमन बच्चे देखो, बात ये नहीं है, अरे मेरे 243L देखो मैं बता देता हूँ आपको, अब आप देखोगे, अगर देखो 243L क्या है, कि किस तरीके से पंचायत राज, क्या पंचायती राज व्यवस्था क्या केंद्र शासित क्षेत्रों के लागू होगी, पंचायती राज व्यवस्था केंद्र शासित क्षेत्रों को लागू होगी यदि वहाँ का प्रशासक इसको लागू करने की बात करे, अगर प्रशासक की परमिशन हो जाए तो अपने आप पंचायती राज लागू हो जाएगा, तो दिल्ली में लागू हुआ है। अच्छा प्रीति ने पूछा है कि देखो, क्या पीटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो प्रीति, देखो ऐसा हम जब सेलेक्ट नहीं कर सकते, पीटी में तो कहीं से पूछा सकता है, लेकिन थोड़ा फंडामेंटल राइट, पंचायती राज, संघवाद, ये सब थोड़ा ज़्यादा महत्व के हैं, अदरवाइज देखो बेसिक बातें पीटी में सबकी याद आनी चाहिए। किसी ने पूछा डीडीओ कौन है, ये मेरे बच्चों सुबह में कई कई जगह चीफ डेवलपमेंट, कई जगह सीडीओ को डीडीओ भी कहा जाता है, गुजरात में सीओ को डीडीओ कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, तो कई जगह उसको चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, कई जगह उसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। संदीप ने, ग्राम पंचायत महिला कितना आरक्षण है मेरे बच्चे, 33%, लेकिन कोई राज्य उसको आगे भी बढ़ा सकता है। अच्छा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अरे मेरे बच्चा बता दूंगा, चिंता मत करो। चेयरपर्सन चुनाव कैसे होता है मेरे बच्चों, जैसा राज्य विधानमंडल तय करेगा, और आप जानते हो जनपद पंचायत के अध्यक्ष और खंड पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो परोक्ष रूप में होता है। इसे सर माओवाद क्या है, अरे माओवाद का मतलब है जो हिंसा करके, क्रांति करके दूसरे की जमीन छीनने का कोशिश करते हैं, उसे कहता है माओवाद। माओवाद का मतलब मार्क्स का शिष्य था जो चाइना में जो पैदा हुआ था, और उसने कहा था कि
उसने ही कहा था कि हम समाज को हिंसक तरीके से बदल के किसानों को, सबको ज़मीन दिलाएंगे। सर पीएसआर के लिए कौन सी बुक है अच्छी? अच्छा बता देंगे मेरे बच्चे, सब बता देंगे। चेयरपर्सन का चुनाव कैसे होता है? अरे मेरे बच्चों, इनडायरेक्ट होता है चेयरपर्सन का चुनाव। बीडीसी क्या है? ब्लॉक के मेंबर्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर। बच्चे ने पूछा किसी बच्चे, पैसा संपूर्ण राज्य में लागू होता है? नहीं नहीं, पैसा संपूर्ण राज्य में लागू नहीं होगा, उसी राज्य के उस भाग में जहाँ जनजातीय आबादी ज़्यादा है, समूचे राज्य में नहीं। वेस्टर्न पॉलिटिक्स पढ़ना है? नहीं नहीं, जीएस में नहीं पढ़ना है मेरे बच्चों। शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरिया में डिफरेंस? ट्राइबल एरिया मतलब 6 शेड्यूल, शेड्यूल एरिया मतलब 5th शेड्यूल। फिर मेंस के लिए अलग क्लास होगा? अरे मेरे बच्चों, यही तो क्लास है मेंस। और देखो यही सारी क्लास तो मेंस पीटी दोनों की है, अलग अलग उसको नहीं कर सकते। फिर क्लास के बाद मैसेज करने दो उन्हें। सर जी जी, ओके ठीक है बच्चों, लगता है कोई सवाल किसी का? अरे बीडीओ का मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम सचिव, ग्राम सचिव। या अरे आर्टिकल पर मत परेशान मत हो बच्चों, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो याद हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट को देखो। ठीक है बच्चों, फिर थैंक यू, थैंक्स अलॉट। बाकी 74th में कल बता देंगे आपको, 74th अमेंडमेंट कल बता देंगे।